नमस्कार। आज हम लोग जो नर जनन अंग और मादा जनन अंग का टॉपिक है उसमें कुछ पॉइंट्स बच गए हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखेंगे कि जो नर जनन अंग थोड़ा सा रिवीट हो जाएगा तो उससे संबंधित जो टॉपिक्स है समझने में आसानी होगी। तो हम लोग जैसे मान लीजिए आपका है नर जनन अंग यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इसमें आप देखेंगे नंबर 1 आपका था वृषण, वृषण जिसको कहेंगे हम टेस्टिस। टेस्टिस ये एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी होता है, शरीर से बाहर होता है, इसमें स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक, अब एक जोड़ी स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म मतलब शुक्राणु फॉर्मेशन प्लस एक हार्मोन्स भी इसमें सीक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स भी होता है इसमें। और इसी से लगा हुआ, इसी के ऊपर अधिवृषण इसको डायमिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होता है तो यहाँ आता है तो स्पर्म जो है परिपक्व हो जाता है, यानी शुक्राणु परिपक्व हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। तीसरा है आपका शुक्रवाहिनी, जिसको कहेंगे वास डिफरेंसेस। इसके द्वारा शुक्राणु जाता है, यानी उसको ले जाने का काम करती है ये शुक्रवाहिनी। और फिर चौथा है शुक्राशय, जिसको सेमिनल वेसिकल कहते हैं। इसमें जो है शुक्राणु पहुंच करके इकट्ठा रहता है, वहीं रहता है और यहाँ एक क्षारीय पदार्थ इससे मिल जाता है, जिसके बाद जो है सीमन मतलब वीर्य का निर्माण होता है। तो अगला है आपका शुक्राशय और फिर उसके बाद आपका शिश्न, जिसको कहेंगे पेनिस। इसके द्वारा जो है शुक्राणु निकल करके मादा जनन के अंदर प्रवेश करता है। तो ये तो आपका अगर इसका रफली डायग्राम आप देखेंगे तो सोच लें ये इस तरीके से, और ये यहाँ पे हो गया, ये थोड़ा यहाँ से और
ये आपका मूत्राशय है, यहाँ से नली आई हुई है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सब शुक्राशय है, ये आपके शुक्राशय हैं। तो इसको अगर लेबलिंग करना है तो ये आपका हो गया वृषण, वृषण, ये अधिवृषण, और ये आपका शुक्र वाहिनी, और ये आपका शुक्राशय, और ये आपकी शिश्न। इंग्लिश में आप देख लें, टेस्टिस, इपिडिडाइमिस, और वेस्ट डिफरेंस, वेस्कल सेमिनल्स और पेनिस, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक, ये हो गया। अब हम जानेंगे मादा जननांग। मादा जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऑर्गन नंबर 1 अंडाशय, अंडाशय जिसको कहेंगे ओवरी। तो अंडाशय में क्या होता है कि अंडे का निर्माण होता है। ये शरीर के अंदर पाई जाती है, उदर गुहा के अंदर पाई जाती है। ठीक है, एक जोड़ी ये भी होती है। इसमें अंडे का निर्माण प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, ओजेस्ट्रान हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, ओजेस्ट्रान हार्मोन्स, याद रखिएगा। इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, मेल के जो टेस्टिस होता है, लेकिन इसके अंदर जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स और ओजेस्ट्रान हार्मोन्स का स्राव होता है। दूसरा इसमें है अंडाशय से के बाद अंडवाहिनी, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे अंडे निकल करके जाते हैं, वहीं पे निषेचन होता है। जब स्पर्म आता है, मेल का स्पर्म आता है, तो वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन है। तीसरा है गर्भाशय, इसको यूटेरस कहते हैं। जब दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पे जो एक तरीके से जाइगोट बन गया, वहाँ जाएगा और वहाँ पे गर्भाशय की दीवार में जाके चिपक करके जो है एक भ्रूण बन करके 9 महीने तक बच्चे का निर्माण करेगा। किनारे किनारे प्लेसेंटा वगैरह बन जाएंगे, अपरा जिसको कहते हैं। फिर एक है इसका विजाइना। तो इस तरीके से ये इसके अंग हो गए। अब इसका अगर फिगर आपको देखना है तो बहुत आसान इसका तो है। ये आप ऐसे करके इसका बना लेंगे, बहुत आसान ही बन जाएगा ये। ये है, सोच लीजिए ये आपका ओवरी हो गया, ये अंडाशय, अंडाशय जिसको ओवरी कहेंगे, ये ओविडक्ट हो गई। अंडवाहिनी, अंडवाहिनी जिसको फैलोपियन ट्यूब कहेंगे, ये आपका गर्भाशय हो गया, गर्भाशय हो गया। और ये आपका योनि, इसको विजाइना कहेंगे। तो इस तरीके से ये रफली डायग्राम में। अब हम लोग कुछ और इससे संबंधित टॉपिक्स हैं जिसको जानेंगे। ये तो आप समझ लिए। अब इसके बारे में, इसके बाद जो है कुछ और चीज़ें हैं जो देखते हैं कि जो
प्रजनन के, या ये कहेंगे आप जनन के कुछ चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं जनन के चरण में? नंबर 1 एक तो आपका हो जाएगा युग्मक जनन। युग्मक जनन नंबर 1 युग्मक जनन, जिसको कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। तो अब जानते हैं आप कि जो मेल होता है उसके टेस्टिस में, यानी पुरुष के वृषण में स्पर्म का फॉर्मेशन, यानी पुरुष के वृषण यानी टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण और मादा के अंडाशय वरी में ओवा या ओवम भी कह सकते हैं, ओवम का निर्माण ही क्या करता है? युग्मक जनन कहता है, गैमेटोजेनेसिस कहता है। उसके बाद होता है वीर्यरोपण, इंसेमिनेशन। दूसरा है वीर्य रोपण, इंसेमिनेशन कह रहा है कि जब शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, यानी पुरुष जनन अंग के द्वारा क्या शुक्राणु स्पर्म मादा जनन अंग के अंडाणु ओवम तक पहुंचना क्या कहलाता है आपका? ये वीर्य रोपण कहता है। ये आपका होता है इंसेमिनेशन कहलाता है। उसके बाद होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। अब वही चीज़ें कहाँ होती है ये भी आप जानेंगे, फैलोपियन ट्यूब में होती है, यानी मादा जनन अंग के मादा जनन अंग यानी अंग फैलोपियन ट्यूब, इसको अंडवाहिनी भी कहते हैं। अंडवाहिनी में शुक्राणु और अंडाणु का मिलना, दोनों मिल जाते हैं तो वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला आपका है युग्मनज निर्माण। ये चौथा युग्मनज निर्माण, इसको कहेंगे जाइगोट फॉर्मेशन। अब जब ये स्पर्म और ओवा दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? यानी स्पर्म प्लस ओवा मिल करके बना देते हैं जाइगोट बन जाते हैं। तो इसको कहते हैं जाइगोट फॉर्मेशन या युग्मनज निर्माण। अब फिर अगला है आपका, अगला है आरोपण, इम्प्लांटेशन। आरोपण इम्प्लांटेशन। इसमें क्या होता है कि
यह जब जाइगोट बन जाता है तो यह गर्भाशय में, यूट्रस में जा कर के, यानी गर्भाशय में, गर्भाशय की दीवार में जाइगोट का आरोपित हो जाता है। इसके बाद है गेस्टेशन, गर्भकाल, 5वां 6वां गर्भ काल, गैस्टेशन यानी भ्रूण निर्माण से लेकर के शिशु के जन्म होने तक, यानी भ्रूण से शिशु जन्म का समय कितना, 9 माह, ये हो गया। अब इस समय एक होता है अपरा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपरा, यानी प्लेसेंटा। अब इस प्लेसेंटा का निर्माण इसी यूट्रस, गर्भाशय में होता है। उसकी चारों तरफ एक मोटी दीवार बन जाती है और उसी में जो पोषक पदार्थ होते हैं और ऑक्सीजन वहीं से उस भ्रूण को मिलती रहती है। ये प्लेसेंटा का निर्माण चारों तरफ हो जाता है। और फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे, ये हो गया आपका। अब एक आज इसको ख़त्म ही कर देते हैं, थोड़ा सा और है। इसको हम लोग जानेंगे। एक होता है बहुत इम्पोर्टेंट से, ये आपका मासिक धर्म चक्र, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब क्या होता है, 2 पीरियड के बीच का जो समय होता है वो मासिक धर्म चक्र कहलाता है। अक्सर आप देखेंगे लड़कियों में जो है, यानी 12 साल 11 साल के बाद ही जो है शुरू हो जाता है। जिसको जब शुरू होता है तो रजोदर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रजोदर्शन, जिसको रजोदर्श, यानी 11 से लेकर के 12 में स्टार्ट हो जाता है। फिर होता है जब ये रजोनिवृत्ति या रजोदर्शन भी कहते हैं, और ये चलता है लगभग 50 साल तक। तो रजोनिवृत्ति होता है, रजोनिवृत्ति, इसको मेनोपॉज स्टेज भी बोलते हैं। इसके बाद यानी 50 के बाद जो है, 50 से डेथ तक ये हो जाता है। तो इसकी यहाँ से, यानी जब ये स्टार्टिंग हो जाएगा ये वाला पीरियड रजोदर्शन का, तो उस बीच में जब भी दोनों का संपर्क होगा मेल फीमेल का, तभी बच्चे होने की उत्पत्ति, यानी एक तरीके से उसी समय जो है एक नए बच्चे का निर्माण हो सकता है। रजोनिवृत्ति में यानी अंडे नहीं बनेंगे औरतों में, तो फिर उसके बाद जो है वो बच्चे नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ हम लोग जानेंगे, जैसे आप देखेंगे कि इसका जो समय होता है, समय होगा 1 से लेकर के 5, यानी कहीं कहीं 6 भी मान लेते हैं। तो इस तरीके से ये इसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब इसके बाद जो है, जो मान लीजिए 5 दिन या 6 दिन मान लीजिए हो गया, फिर यहाँ से 1 हफ्ते अगर आप ले लेते हैं इसको, तो 1 हफ्ते का समय मान लीजिए, जो 1 हफ्ते का जो समय है, अगर मान लीजिए 5 ही दिन का जो है यानी ब्लीडिंग वगैरह जो होती है, उसके बाद जो है अगर मान लीजिए इसमें 1 हफ्ता जोड़ेंगे आप साथ, तो 5 7 5 12, यानी कि आप समझ लें कि ये जो 5 से लेकर के यानी 12 तारीख तक ये आपका फोलिकुलेटर स्टेज होता है। फोलिकुलेटर स्टेज होता है, फोलिकुलेटर स्टेज।
फिर ये देखेंगे, अभी इसको हम बता रहे हैं। फिर उसके बाद मान लीजिए 13 से लेकर के 15 तक, 13 यानी या 12 से लेकर के 15 तक, ये आपका होता है कौन सा, ओवुलेशन स्टेज, ओवुलेशन स्टेज। फिर उसके बाद 16 से लेकर के 28 तारीख तक आपका सेक्रेटरी स्टेज होता है, सेक्रेटरी स्टेज होता है। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है, अक्सर आप देखेंगे कि जो ये पूछता है कि सेफ जोन किसे कहते हैं, सेफ जोन और एक डेंजरस जोन, डेंजरस जोन। इसको आप कैसे याद रखेंगे? सेफ जोन का मतलब कि कौन सा ऐसा समय होता है जिस समय, जो हालांकि ये 100% सही नहीं है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि कौन सा ऐसा समय है जिस समय मेल और फीमेल का संपर्क होगा तो बच्चा होने के चांस कम होंगे, और कौन सा ऐसा समय होगा जब मेल और फीमेल का मिलन होगा तो बच्चा होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अब आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए 1 तारीख से 5 तारीख तक तो वो होता है, ब्लीडिंग होगी, तो उसमें तो कोई चांस ही नहीं है, उसमें तो हुआ बन ही नहीं सकता, और उसमें वो मतलब संपर्क होना भी नहीं होता है, नहीं, गलत बात है, मतलब इस तरीके से। फिर उसके बाद जो है अब 5 से लेकर के 12 तारीख तक फोलिकुलेटरी स्टेज होता है। तो ये भी जो है एक तरीके से, यानी इसको आप देख लें, ये फोलिकुलेटरी स्टेज यानी 1 तारीख से लेकर के 12, ये 5 तारीख तक तो नथिंग है, और इसमें भी जो 5 से लेकर के 12 तक अभी पूरी तरीके से ओवा जो ओवरी में यानी अंडाशय में जो है पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं हुआ है, वो उस समय अगर संपर्क होता है तो ये भी जो है चांस बहुत कम है, यानी बच्चे होने के चांस बहुत कम है, इसमें भी नहीं हो जाएगा। और होगा कब, यानी 12 से लेकर के, मतलब आप सोच लीजिए कि पीरियड होने के 1 हफ्ते बाद तक जो है चांस बहुत कम होता है। 1 हफ्ते के बाद जो है लगभग 3-4 दिन का जो समय होता है, उसमें लगभग 12, 13, 14, 15, 16 तक ये ओवुलेशन अंडोत्सर्ग स्टेज होता है, अंडोत्सर्ग काल कह लें इसको। इस समय ये 4-5 दिन का जो समय होता है, इस समय अगर संपर्क होता है तो ये इसी को डेंजरस जोन बोलते हैं, खतरनाक जोन इसको बोलते हैं। तो इस समय ज़्यादा चांस होते हैं, डेंजरस जोन बोलते हैं। फिर उसके बाद, हालांकि ये 100% सही नहीं है, लेकिन ये माना जाता है। फिर उसके बाद जो 16 तारीख से लेकर 28 तक, फिर अगर यहाँ 15-16 तक अगर नहीं हुआ तो मान लीजिए हुआ निकल जाएगा बाहर, अब नहीं हुआ तो फिर उसके बाद चांस बहुत कम होते हैं। तो आप समझ लें कि यानी जो पीरियड होने के 1 सप्ताह बाद और फिर उसके बाद जो है पीरियड होने के 1 सप्ताह पहले का जो समय होता है वो सेफ जोन होता है। यानी सेफ जोन अगर कहेंगे, सेफ जोन, तो पीरियड होने के 1 सप्ताह पहले और 1 सप्ताह बाद का समय, ये हो गया सेफ जोन। और उसके बीच का जो समय होता है वही आपका जो डेंजरस जोन होता है, ये हो गया। और कुछ टॉपिक्स आपको अब और है, जैसे एक कहते हैं पुरुष नसबंदी, जिसको कहते हैं पुरुष वैसेक्टोमी। उसमें क्या करते हैं, जो आपकी वैस डिफरेंस है, शुक्रवाहिनी है, उसको पिंच कर देते हैं, बांध देते हैं, तो वहाँ से जो है शुक्राणु का निर्माण होकर के वहाँ नहीं जा पाएगा,
तो बाहर नहीं जा पाएगा, इसलिए जो है वैसोक्टोमी कहते हैं इसको, पुरुष नसबंदी वैसोक्टोमी कहते हैं। और मादा नसबंदी, मादा नसबंदी को ट्यूबक्टोमी कहते हैं, ट्यूबक्टोमी कहते हैं। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपके उसमें आते हैं। और ये आज मैं समझ रहा हूँ कि और आप किताबों से इसको और डिटेल में पढ़ लेंगे। अब चूँकि ये सिलेबस में आ गया है, अब हाई स्कूल हो गया, चाहे मतलब एक तरीके से 6, 7, 11 से लेकर के 9, 12 तक के आपको एक तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ के बारे में, अपने जीवन के, यानी जितने भी सिस्टम हैं आपके बॉडी से संबंधित, जो भी आप चाहे पाचन सिस्टम हो, चाहे श्वसन तंत्र हो, चाहे उत्सर्जन तंत्र हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो, जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप उसका सही तरीके से जो है यूज नहीं कर पाएंगे। और जब सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए वह जो है नुकसान होगा। तो हम पढ़ते लिखते क्यों हैं? जानकारी के लिए। और हर व्यक्ति का यही उद्देश्य होता है कि जानकारी ले करके हम जिएं। जीवन जीने का एक बहुत फार्मूला होता, अच्छा तरीका होता, वही काम लोग करते हैं, वही दिन रात, वही सूरज और चांद, वही हवा, वही पानी लेकर के कुछ लोग अपने जीवन को इतने सिस्टमेटिक तरीके से जीते हैं कि व्यवस्थित रहते हैं। और कुछ लोग जो है अस्त व्यस्त तरीके से ना जानकारी में रहते हैं, काम बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है शारीरिक रूप और मानसिक रूप से जो है बीमार होते हैं। तो हम कहा गया ना कि अधूरा ज्ञान जो है बड़ा खतरनाक होता है, बहुत जो है नुकसान करता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि एक हम भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं है कि जिस दिन कोई व्यक्ति कह दिया कि हम सब कुछ जानते हैं, तो ये नहीं कि एक सीखना सबसे बड़ी जो है ज़रूरी चीज़ है कि कोई व्यक्ति अगर जीवन भर सीखता है तो वह सबसे अच्छा एक टीचर है। एक टीचर भी जो है एक स्टूडेंट से ही है। जैसे APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि हर व्यक्ति, यानी स्टूडेंट का मतलब कि सीखने वाला हो, जानने वाला हो, पढ़ने वाला हो। तो टीचर भी जो है जीवन भर पढ़ता है, जीवन भर सीखता है। अगर जिस दिन वो कह दिया कि मुझे सब कुछ आ गया, मैं अब नहीं पढ़ूंगा, नहीं सीखूंगा, तो उस दिन से समझ लीजिए उसको वो फिर उसके बाद वो उसके समझ लीजिए उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। चाहे जितने भी आप APJ अब्दुल कलाम को देख लीजिए, अम्बेडकर जी को देख लीजिए और तमाम विवेकानंद को, तो वो लोग अध्ययन करते ही रहते थे। लाइब्रेरी में वो लोग अधिक से अधिक समय बिताते थे। तो सीखना, जैसे 15 अक्टूबर को, जैसे आप जानेंगे कि विद्यार्थी डे भी मनाया जाता है। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर को हुआ था, तो 15 अक्टूबर को विद्यार्थी दिवस, यानी 15 अक्टूबर को विद्यार्थी दिवस और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। अब ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन है। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, बाद में द्वितीय राष्ट्रपति हुए, कृष्णन। और फिर उसके बाद ये आपका 14 नवंबर बाल दिवस विद्यालय में मनाया जाता है। और यहाँ नेहरू जी का जन्मदिन है। नेहरू को बच्चे बहुत प्यार करते थे, चाचा, इसे चाचा नेहरू भी कहते थे। तो 15 अक्टूबर विद्यार्थी स्टूडेंट डे, 5 सितंबर टीचर्स डे और 14 नवंबर ये आपका बाल दिवस, चिल्ड्रेंस डे यानी कि। अब देखिए, चिल्ड्रेंस डे और स्टूडेंट्स डे दोनों में अंतर है। ये बाल दिवस है और ये विद्यार्थी दिवस, स्टूडेंट डे, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के। तो कहना मेरा ये है मुख्य रूप से विद्यार्थियों से कि आप लोग अधिक से अधिक अध्ययन करें। अध्ययन
किसी भी चीज़ की जानकारी, जैसे ये चूँकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम था तो इसमें कोई ये नहीं है, जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोग, आप सभी चाहे 6th 7th 11th से ही किशोरावस्था शुरू हो जाती है। तो किशोरावस्था के सिलेबस में अब तो आपकी अर्थ के ही सिलेबस में विज्ञान में ये आ गया है कि रिप्रोडक्टिव मादा जननांग और नर जननांग, फिर 9th 10th 11th 12th में तो और डिटेल में आ गया है। तो जानकार ले करके किसी भी चीज़ की जानकारी हो जाती है तो उसके बारे में हम जो भी रहने का तरीका होता है उसको अपने सिस्टम से करते हैं तो हम सावधान रहते हैं। और अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा पॉलिटिकल टर्म्स के बारे में। आगे हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और ये सब जो है इसके बारे में चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।